ब्रेन का या फिर हेड का सीटी स्कैन कराने के कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं, ऐसे किसी का भी नहीं करा देते। अगर मान लीजिए कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आया और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस पेशेंट को सीवीए है। सीवीए मतलब या तो अंदर ब्लीड हो गया या फिर अंदर क्लॉट की वजह से ब्लड पहुंचना बंद हो गया है। तो आप सस्पेक्ट करेंगे इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग या फिर इन्फाक्शन। तो इन दोनों सिचुएशंस में ब्रेन का सीटी स्कैन करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इडिमा सेरिब्रल इडिमा आम भाषा में बोले तो ब्रेन के अंदर सूजन आ जाना, या फिर हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस मतलब ब्रेन के अंदर कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह पे पानी का एक्यूमुलेशन हो जाना। तो हाइड्रोसेफेलस या फिर सेरिब्रल इडिमा में भी कर सकते हैं। अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, ब्रेन में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, ये ब्रेन का ट्यूमर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर लीजन है यानी कि ये ब्रेन है हमारा और यहां पे आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर जगह पे एक लीजन आ गया, या भी सीटी स्कैन कराया जा सकता है। इस सब के अलावा एक प्रॉब्लम होती है सेरिब्रल एट्रोफी। जब ब्लड कम पहुंचता है, एज रिलेटेड में चेंजेस में भी ये देखा जाता है, जब एज ज्यादा हो जाती है तो सेरिब्रल एट्रोफी देखने को मिलती है। तो सेरिब्रल एट्रोफी में भी हम सीटी स्कैन करा सकते हैं। तो ये बेसिक 6 इंडिकेशंस होते हैं कि हम सीटी स्कैन किसी भी पेशेंट के हेड का सीटी स्कैन क्यों करा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सीटी स्कैन है ये विद डाई भी होता है और विदाउट डाई भी होता है। देखिए, जब डाई के साथ करा जाता है तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन, यानी कि सीईसीटी। और ये अगर ब्रेन का हो रहा है तो सीईसीटी ब्रेन बोल देंगे, छाती का हो रहा है तो सीईसीटी चेस्ट बोल देंगे। और अगर विदाउट कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है तो या तो इसको प्लेन सीटी हेड या सीटी ब्रेन लिख देंगे, या फिर इसको एनसीसीटी ब्रेन भी बोला जा सकता है, प्लेन सीटी भी होता है। नॉर्मल प्रैक्टिस में ये टर्म यूज करा जाता है ऐसा, सीटी ब्रेन। अच्छा, अब सीसीटी का मतलब समझिए। कॉन्ट्रास्ट या फिर डाई देने का मतलब होता है कि हमारे ब्लड के अंदर आईवी कैनुला लगाया जाएगा और ब्लड के अंदर एक डाई इंजेक्ट कर दी जाएगी। ये कॉन्ट्रास्ट देने का एक पर्पज होता है। इसकी वजह से बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाता है क्वालिटी ऑफ इमेजिंग एंड क्लैरिटी, कि हम जो बीमारी पकड़ना चाह रहे हैं वो इस डाई की वजह से हम ज्यादा अच्छे से पकड़ पाएंगे। इसलिए ये दिया जाता है। और जब ये नहीं दिया जाता है तो उसको हम प्लेन सीटी स्कैन बोल देते हैं। अब जब भी आप डाई दे रहे हैं तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पेशेंट को इससे एलर्जी हो सकती है, बुखार आ सकता है, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन भी हो सकता है। बहुत रेयर सिचुएशन में ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट एनाफाइलेक्सिस में गया, यानी कि इतनी सीवियर एलर्जी में गया कि उसका नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया या डेथ भी हो गई पेशेंट की। इसमें हाइपोटेंशन, ब्राडिकार्डिया, ये सब भी देखने को मिल सकता है। बट ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में ऐसा होता है, आम तौर पर ये नहीं होता। तो जब भी डाई दे रहे हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि हम ये जो सीटी स्कैन कर रहे हैं ये डाई देने के बाद कर रहे हैं, और डाई के कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और हम भी तैयार हैं, क्योंकि कैनुला लगा हुआ है और डाई दे रहे हैं तो पेशेंट को कोई भी रिएक्शन होगा, हम उसका ट्रीटमेंट या उसका जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको ठीक करने की क्षमता तुरंत रखते हैं। वहां पे सीटी स्कैन की मशीन के पास ही क्रैश गार्ड भी होता है, तो हम तुरंत आपको रिसस्किटेट कर लेंगे अगर किसी भी टाइप का रिएक्शन हुआ, छोटा या बड़ा। और ये पेशेंट को इन्फॉर्म करना होता है, इसलिए कंसेंट लेना बहुत जरूरी होता है। ये कंसेंट खाली वर्बल नहीं होता, ये कंसेंट रिटन में होता है, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन और साथ ही साथ पेशेंट और उसके अटेंडेंट, ये सब लोग साइन करते हैं कि हाँ हमने बता दिया। डॉक्टर या टेक्नीशियन साइन करते हैं कि हमने बता दिया, और पेशेंट और अटेंडेंट साइन करते हैं कि हमने ये समझ लिया। डाई के रिएक्शन के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो डाई है ये अगले 24 घंटे में धीरे धीरे किडनी इसको फिल्टर करके पेशाब के रास्ते निकालेगी। तो अगर किसी पेशेंट को किडनी की डिसीज है, किडनी प्रॉब्लम है, तो ये पर्टिकुलर डाई यानी कि सीटी स्कैन करने के दौरान जो डाई दी जाती है ये इन पेशेंट्स को नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये डाई अगर 24 घंटे में नहीं निकली तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये किडनी को डैमेज कर सकती है। तो हम जांच करने गए थे और पेशेंट को जो ऑलरेडी बीमार है, उसको किडनी इशू है, तो उसको हम एक और नया कॉम्प्लिकेशन दे देंगे डाई देके। तो सबसे पहले एलर्जी के बारे में पूछना होता है। तो ये प्रिकॉशंस हम पढ़ रहे हैं कि सीटी स्कैन करने के दौरान क्या क्या एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको प्रिकॉशंस देखने, प्रिकॉशंस के लिए वॉचफुल रहना है। सबसे पहले एलर्जी। तो एलर्जी या तो आयोडीन से होती है पेशेंट को, क्योंकि ये जितनी भी डाई हैं ये आयोडीन कंटेनिंग होती हैं। इसके अलावा पेशेंट अगर पहले कॉन्ट्रास्ट ले चुका है किसी और इन्वेस्टिगेशन के लिए, या फिर एमआरआई के लिए, या फिर किसी और डिसीज के इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उससे कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड एलर्जी भी पूछ लेंगे। इस सब के साथ साथ शेलफिश या फिर जो सी फूड एलर्जी होती है उसके बारे में भी पूछा जाता है। जिनको सी फूड एलर्जी होती है उनको ज्यादा टेंडेंसी होती है कि इस कॉन्ट्रास्ट से इनको एलर्जी हो जाए।
अच्छा, एलर्जी के अलावा दूसरी चीज हमें किडनी फंक्शन असेस करना होता है पेशेंट का, इसलिए हम किडनी फंक्शन टेस्ट यानी कि केएफटी पेशेंट का हमेशा कराते हैं कॉन्ट्रास्ट देने के पहले। और उसमें जो क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनिन हमेशा देखते हैं, अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल है तभी ये कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है। इस सब के अलावा हमें पेशेंट को इन्फॉर्म करना होता है कि अगर आपको एलर्जी होगी तो आपको कैसा लगेगा। तो देखिए, जब भी पेशेंट को डाई से एलर्जी होती है, उसको सबसे पहली फीलिंग होगी, उसको पूरा हॉट और फ्लशिंग फील होगा। उसके अलावा इसको मेटल का टेस्ट आएगा माउथ में। ये तीन चीजें पेशेंट को हम समझाएंगे, दो चीजें बेसिकली, कि हॉट एंड फ्लशिंग सेंसेशन अगर हो रहा है या फिर मेटालिक टेस्ट आ रहा है आपको माउथ में, तो आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए, ये मतलब आपको डाई से रिएक्शन हो रहा है। और अगर डाई उस टाइम पे जा रही है तो ये डाई तुरंत रोक दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को डाई दे दी जाती है, मतलब अगर एलर्जी होती भी है लेकिन बिना इस पर्टिकुलर डाई देके और इन्वेस्टिगेशन करके हमें पता है हम ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते और पेशेंट अपनी बीमारी से मर जाएगा अगर हमने डाई देके इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, तो ये डाई दे दी जाती है। और अगर डाई ऐसी सिचुएशन में दे दी गई कि पेशेंट को एलर्जी की हिस्ट्री और हमने दे दिया, तो डाई की एलर्जी को काउंटर करने के लिए हम एंटीहिस्टामिनिक्स यानी कि एंटी एलर्जिक और उसके साथ साथ स्टेरॉइड्स यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये दोनों ड्रग्स हम यूज करते हैं पेशेंट को डाई के रिएक्शन से बचाने के लिए। अगर हमें नहीं पता है और पेशेंट को एलर्जी हो भी गई तो भी हम ये इंजेक्शन यूज कर लेंगे। इसके साथ साथ डाई के साथ एक और प्रॉब्लम होता है, जो पेशेंट मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं। तो मेटफॉर्मिन एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, यानी कि शुगर कम करने वाला ड्रग है। जिन मरीजों को शुगर होता है वो लोग ये ड्रग्स लेते हैं, ये एक पर्टिकुलर ड्रग लेते हैं। अब मेटफॉर्मिन अगर पेशेंट ले रहा है तो उसको बोला जाएगा कि 24 घंटे पहले से मेटफॉर्मिन लेना बंद कर दो अगर हमें डाई देना है तो। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड लैक्टिक एसिडोसिस एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो कई पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो ये मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड लैक्टिक एसिडोसिस का प्रिवेंशन हम करेंगे बाय आस्किंग पेशेंट टू स्टॉप मेटफॉर्मिन एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट देने के एक दिन पहले मोटा मोटा पेशेंट को मना कर देंगे कि आपको अब मेटफॉर्मिन की गोली नहीं खानी है और अपना शुगर आप किसी और गोली को खा के मैनेज करिए। जब ये हो जाएगा उसके बाद आप भले ही शुरू कर सकते हैं, शुरू करने में भी एक दो दिन का गैप रखते हैं। ये तो हो गए मेन प्रिकॉशंस, क्या क्या आपको पेशेंट को पहले से इन्फॉर्म करके रखना है। इसके अलावा अगर पेशेंट को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है अगर कोई बंद कमरे में चला जाएगा, बहुत छोटे बंद कमरे में चला जाएगा, जैसे कि लिफ्ट में चला जाता है पेशेंट, तो वहां पे उसको डर लगता है या फिर उसको एकदम एंग्जाइटी हो जाती है। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, कई लोगों को छोटे कमरों में या छोटे स्पेस में डर लगता है। तो अगर पेशेंट को क्लॉस्ट्रोफोबिया है और वो सीटी स्कैन की जो मशीन है जिसके अंदर पेशेंट जाता है, वो मशीन में जाके भी उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, तो पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट करना होता है कि अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया का प्रॉब्लम है तो आपको डरना नहीं है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है पूरे सीटी स्कैन के दौरान कि आपको एक क्लॉस्ट्रोफोबिया का इशू हो रहा है और आपका एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इस क्लॉस्ट्रोफोबिया की वजह से और डर लग रहा है, तो आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। कई पेशेंट्स होते हैं जो मैनेज कर लेते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया होने के बावजूद सीटी स्कैन टॉलरेट कर लेते हैं। इसके अलावा पेशेंट को नॉइस के बारे में भी बताया जाता है कि ये जो मशीन है इसके अंदर से आवाज आएगी, तो आपको डरना नहीं है, ये मशीन की आवाज है और नॉर्मली आती है। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट को यह भी समझाना होता है कि आपको अपना विग अगर है या फिर कोई आपने ईयरिंग पहना है या फिर हेयर पिन लगाया है, तो ये सब रिमूव कर लेना है। मतलब कैप पहन के, विग पहन के या फिर कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट या फिर बाल में कोई हेयर पिन लगा के आप सीटी स्कैन मशीन में पेशेंट को नहीं भेज सकते सीटी स्कैन कराने के लिए। और लास्ट चीज जो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको स्टिल लेटना है, यानी कि हिलना नहीं है, तो इसको लिख देते हैं स्टे स्टिल। जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहा है, आपको अंदर जाके मशीन के अंदर अपना सर नहीं हिलाना और खुद भी नहीं हिलना है। अब आप इसको ऐसे सोचिए, अगर फोटो खींचनी है मेरे को, तो मूविंग ऑब्जेक्ट की फोटो ज्यादा अच्छी आएगी या फिर स्टिल ऑब्जेक्ट की फोटो ज्यादा अच्छी आएगी? ऑब्वियसली स्टिल ऑब्जेक्ट। अगर पेशेंट अंदर जाके सर हिलाता रहेगा तो सीटी स्कैन का इमेज कभी क्लियरली आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हिलते हुए ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर फोटो अगर खींचनी है हमें, मतलब सीटी स्कैन में ब्रेन के अंदर का फोटो जैसा खींच रहे हैं, तो वो नहीं आ सकता। इसलिए पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आप स्टिल होके या फिर बिना हिले लेटेंगे। इस सब के अलावा अगर पेशेंट को इमीडिएटली कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो पोस्ट इन्वेस्टिगेशन या फिर पोस्ट सीटी स्कैन भी पेशेंट को डाई का रिएक्शन हो सकता है। तो पोस्ट सीटी स्कैन मेन तो हमें मॉनिटर करना होता है पेशेंट को फॉर डाई रिएक्शन, डाई का एलर्जिक रिएक्शन। इसके अलावा
जो ये डाई होता है ये अपने आप में डायूरेसिस करता है, यानी कि डाई की वजह से पेशेंट को यूरिन ज्यादा आता है। तो जो डाई या कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड डायूरेसिस होता है, डायूरेसिस का मतलब हो गया पेशाब ज्यादा आना। इसके लिए हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट पेशेंट को देना पड़ेगा। फ्लूइड रिप्लेसमेंट अगर पेशेंट ओपीडी में आया है और फिर घर जा रहा है वापस सीटी स्कैन करा के, तो हम लोग पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको पानी थोड़ा ज्यादा पीना है, और पेशाब अगर आ रहा है तो उसको होल्ड नहीं करना है, जितना पेशाब आ रहा है अच्छी बात है, जितना ज्यादा पेशाब आए उतनी अच्छी बात है। तो फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करना है, और अगर पेशेंट कोमाटोज है या फिर अनकॉन्शियस है तो आईवी फ्लूइड भी दे सकते हैं। कोई अगर पेशेंट पानी नहीं ज्यादा पी पा रहा है तो हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट है तो आप आईवी फ्लूइड थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हैं। इस सब के अलावा जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, यानी कि हाथ और पैर, इसमें हमें स्पेसिफिकली देखना होता है कहीं ये कोल्ड तो नहीं हो गई, मतलब इसका कलर देखना होता है और वार्मथ देखनी होती है। और इसके अलावा डिस्टल पल्स, तीन चीजें हमें स्पेसिफिकली देखनी होती हैं एलर्जी का रिएक्शन मॉनिटर करने के लिए, कि पेशेंट के हाथ का कलर तो चेंज नहीं हो रहा, यानी कि पिंक से वो व्हाइट या ब्लूइश तो नहीं हो रहा, मतलब ब्लड फ्लो कम हो गया पेशेंट का। वार्मथ, ठंडा तो नहीं पड़ रहा, या फिर एलर्जी की वजह से बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा, तो ठंडा पड़ेगा यानी ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। कलर अगर उसका चेंज होगा, रेड होगा मतलब रिएक्शन हो रहा है, और अगर व्हाइट हो जाएगा, व्हाइटिश हो जाएगा मतलब पेल पड़ जाएगा, तो वो भी एलर्जी की वजह से एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो सकता है, यानी कि बीपी कम हो रहा है। और डिस्टल पल्स पेशेंट की प्रेजेंट है या ऐसा तो नहीं, डिस्टल पल्स यानी कि रेडियल पल्स जो होती है हाथ की, इसको डिस्टल कहते हैं। डिस्टल मतलब दूर, पास मतलब कैरोटिड पल्स हो गई, तो ये प्रॉक्सिमल पल्स हो गई, और दूर वाली यानी कि डिस्टल पल्स हो गई रेडियल पल्स। तो रेडियल पल्स का असेसमेंट करना है कि कहीं रेडियल पल्स ऐसा तो नहीं वीक हो रही है या फिर फीबल होती जा रही है। सीटी स्कैन कैसे काम करता है, आपको थोड़ा बहुत इसकी भी नॉलेज होना चाहिए। देखिए सीटी स्कैन में बेसिकली होती तो एक्सरे ही है, यानी कि जो एक्सरे की बीम होती है वही होती है। अब नॉर्मल एक्सरे में मान लीजिए ये एक्सरे की बीम यहां से निकली, ये एक आदमी खड़ा हुआ है, और यहां पे जो एक्सरे कैच करने का पीछे ये बॉक्स जैसा बना दिया, ये एक्सरे कैच कर लेता है, तो इससे एक सिंपल एक्सरे की इमेज आ जाती है। अब आप ये इमेजिन करिए कि हमने इस एक्सरे की बीम को, और एक्सरे जहां से निकल रहा है, इसको हमने पेशेंट के चारों तरफ घुमा दिया, मतलब ये यहां से निकल रहा है और यहां पे कुछ कैच करने का, इस एक्सरे को कैच करने का बना है। अब इसको थोड़ा हम ऐसा बना देते हैं, ऐसा। अब ये चारों तरफ घूम रहा है और ये भी पेशेंट के चारों तरफ घूम रहा है, तो जब ये यहां आ जाएगा और यहां से एक्सरे करेगा, तो ये जो एक्सरे को कैच करने का इक्विपमेंट है वो यहां पहुंच जाएगा। फिर जब ये यहां आ जाएगा तो ये यहां पहुंच जाएगा। तो ये चारों तरफ पेशेंट के घूमता है, और जो इमेजेस प्रोड्यूस करता है, ये इमेजेस क्रॉस सेक्शनल इमेजेस प्रोड्यूस करता है। क्रॉस सेक्शनल इमेजेस का आप थोड़ा सा मतलब समझिए, कि जो इमेज है ये मान लीजिए एक बॉक्स है। अब बॉक्स की हमें जो इमेज चाहिए है वो ऐसी इमेज नहीं चाहिए, हमें इसको ऐसे स्लाइस बाय स्लाइस काट के इमेज चाहिए। तो आप कभी ध्यान देंगे तो लिखा रहता है कि ये 64 स्लाइस का सीटी स्कैन है, 128 स्लाइस का है, या फिर जो छोटे सीटी स्कैन की मशीनें होती हैं वो 32 या 16 स्लाइस होती हैं। तो वो ऐसे स्लाइसेस काटता है, और ये स्लाइस काट के हर एक प्लेन में ये कैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, फिर इसके ऊपर वाले प्लेन में ऐसा दिख रहा होगा, फिर इसके ऊपर ऐसा दिख रहा होगा, ऐसी एक इमेज दे देता है। ये 2 डायमेंशनल इमेज भी देता है, और अगर ये चाहें तो हम इसको 3 डायमेंशनल इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सारा एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से होता है, यानी कि मैनुअली नहीं करा जाता है, ये सॉफ्टवेयर करके देता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल हो गया कि ये सीटी स्कैन काम कैसे करता है। और सीटी स्कैन के अंदर बेसिकली होती एक्सरे की बीम ही है, जो कि हमें क्रॉस सेक्शनल इमेज देगा, और ये क्रॉस सेक्शनल इमेज हमें लेयर बाय लेयर देगा। इसके इसके साथ साथ आपको सीटी स्कैन का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जिसका सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और स्कैन लिख दिया तो सीटी स्कैन या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, सीटी स्कैन।